दोस्तों, इस चेहरे को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। ये हैं दीपिंदर गोयल, जिन्होंने बिजनेस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में एज अ जज एंट्री ली थी। और ना सिर्फ एंट्री ली थी, बल्कि अपनी शानदार पिच से कई बार पिचर्स के साथ साथ शार्क्स को भी सरप्राइज कर दिया था। इवन उन्होंने कई बार पिचर्स की उन मिस्टेक्स को भी हाईलाइट किया जिस पर बाकी शार्क्स की नजर नहीं गई। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? ऊपर डी लिखा हुआ है, यहाँ डी नहीं लिखा हुआ है। राइट, टीवी पे आ रहे हो तुम। दोस्तों, शो में दीपिंदर को पिचर्स को वैल्यूएबल एडवाइस देते हुए भी देखा गया था। दीपिंदर ने शो के दौरान अपने शार्प क्वेश्चनिंग स्टाइल एंड बिजनेस इनसाइट से व्यूअर्स को भी काफी इंप्रेस किया था। वैसे इन सारी बातों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दीपिंदर गोयल कितने शानदार शार्क थे। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में आपको दीपिंदर गोयल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें शो से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया है। और ये बात खुद दीपिंदर गोयल ने ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 में बताई है। पीछे उन्होंने स्विगी का हाथ बताया है। You're not going back. I unfortunately can't go back because Swiggy sponsored Shark Tank this time and kicked me out of. अब ऐसे में सवाल ये है कि स्विगी का शार्क टैंक इंडिया से कैसा कनेक्शन है? क्यों वो नहीं चाहता कि दीपिंदर गोयल इस शो का हिस्सा बने? दीपिंदर गोयल कौन है? उनकी नेटवर्थ क्या है? ये सभी सवाल लोगों को इस वक्त काफी परेशान कर रहे हैं। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपिंदर गोयल आज भले ही लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन एक समय वो भी भीड़ का हिस्सा थे। आंखों में सपने और कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर दीपिंदर पंजाब से दिल्ली आए थे, जहां कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है। दीपिंदर इस बात से खुश थे कि यहां से निकलने के बाद उनके पास एक अच्छी जॉब होगी, और ऐसा होता भी है। दिल्ली आईआईटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2006 में दीपिंदर की बेन एंड कंपनी में, जो कि दुनिया की एक में से सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वहां पर सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के पोस्ट पर जॉब लग जाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि दीपिंदर अपनी जॉब से रिजाइन देकर $1 बिलियन फूड रेटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली दीपिंदर गोयल को स्टार्टअप का आइडिया उस समय आया जब बेन एंड कंपनी में काम करते हुए उनका ध्यान एक दिन लंच के वक्त कैफेटेरिया में गया। उन्होंने नोटिस किया कि किस तरह से उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ लंच का मेन्यू देखने के लिए हर दिन कैफेटेरिया में लंबी लाइन में लगता है, और इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लोगों को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए दीपिंदर एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन करके अपलोड करने लगते हैं। बस फिर क्या था, अब ऑफिस का पूरा स्टाफ लंबी लाइन में लगने के बजाय दीपिंदर द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर से ही कैफेटेरिया का मेन्यू देख लिया करता था, जिससे लोगों का काफ़ी टाइम बचने लगा। दोस्तों, यहीं से दीपिंदर को आइडिया आता है एक फूडलेट वेंचर शुरू करने का। दरअसल दीपिंदर सोचते हैं कि अगर हम दिल्ली के सभी होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ को एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड कर दें, तो लोग घर बैठे बैठे किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू को और उस मेन्यू के फूड प्राइस को ईजिली देख सकेंगे, और इससे लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए दीपिंदर अपने ऑफिस के एक फ्रेंड के साथ मिलकर अपने इस आइडिया पर काम करने लगते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद उनका ये फ्रेंड उनका साथ छोड़ देता है, लेकिन दीपिंदर हार मानने वालों में से नहीं थे। थोड़े बहुत स्ट्रगल झेलने के बाद 2008 में दीपिंदर अपनी जॉब से रिजाइन देकर अपने एक दूसरे फ्रेंड पंकज चड्डा के साथ मिलकर फूडी बे के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करते हैं। इस पोर्टल पर लोग रेस्टोरेंट की डिटेल्स के साथ साथ अब उनके लिए रेटिंग भी कर सकते थे। दीपिंदर ने इस पोर्टल पर दिल्ली के 1200 रेस्टोरेंट के मेन्यू डाले थे। दोस्तों, दीपिंदर का आइडिया था तो नया, लेकिन उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को, उनकी प्रॉब्लम को समझा था, जिस वजह से उनका ये पोर्टल देखते ही देखते मार्केट में फेमस हो गया। और साल 2010 आते आते फूडी बे देश के कई शहरों में पहुंच गया, जिसके बाद दीपिंदर फूडी बे का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर देते हैं। जी हाँ, वही ज़ोमैटो जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। शायद ही कोई ऐसा खाने का शौकीन हो जिसके मोबाइल में ज़ोमैटो ऐप डाउनलोड ना हो। दोस्तों, इस ऐप ने खाने की डोर स्टेप डिलीवरी को नई पहचान दी है। इधर खाने का ख्याल आता तो वहीं दूसरी तरफ एक क्लिक में
कुछ ही देर में खाना हमारे सामने होता है। दोस्तों, जोमेटो की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज 24 देशों के 10,000 से ज़्यादा शहरों में करीब 14 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दीपिंदर की बात करें तो ये आज की डेट में जोमेटो के सीईओ हैं। उनकी नेटवर्थ 9,300 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही दीपिंदर आज गुरुग्राम के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक्चुअली हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने हाल ही में गुरुग्राम के 23 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट जारी की थी, जिसमें दीपिंदर गोयल का नाम दूसरे नंबर पर था। दोस्तों, इस लिस्ट ने दीपिंदर और उनकी कंपनी जोमेटो की पॉपुलैरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जोमेटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर स्विगी है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन को स्विगी स्पॉन्सर करने वाला है, जिसके लिए वो 40 से 60 करोड़ रुपए की डील फाइनलाइज करने वाला है। बट सोर्सेस के अकॉर्डिंग स्विगी ने इस डील के लिए अग्रीमेंट में ये कंडीशन रखी है कि जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल इन्वेस्टर के तौर पर इस बार शो में वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, स्विगी का जोमेटो को शो से ब्लॉक करने का ये स्टेप कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनीज के बीच की राइवलरी को हाईलाइट करता है। इन दोनों कंपनीज के बीच आज भले ही हमें फूड और ग्रोसरी डिलीवरी को लेकर कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये दोनों कंपनीज बराबरी पर थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जोमेटो ने दोनों के बीच के गैप को काफी बढ़ा दिया है। दोस्तों, आज की डेट में जोमेटो एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $30 अरब है, जबकि वहीं स्विगी की वैल्यूएशन $11 अरब है। अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो ईयर 2024 में जोमेटो का रेवेन्यू है 12,961 करोड़, तो वहीं स्विगी का नंबर जोमेटो से कम है। स्विगी का रेवेन्यू 11,247 करोड़ है। दोस्तों, जोमेटो का इस साल का प्रॉफिट 351 करोड़ है, बट वहीं स्विगी लॉस में रही है। उसका लॉस 2,350 करोड़ है। इसके साथ ही फूड डिलीवरी सेक्टर में जहां जोमेटो 55% मार्केट होल्ड करता है, तो वहीं स्विगी सिर्फ 45% को। दोस्तों, इससे ये तो क्लियर हो गया कि जोमेटो के पास फूड डिलीवरी बिजनेस में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, बट क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी जोमेटो अपनी ब्लिंकिट सब्सिडियरी के साथ आगे है। इसका ग्रोस ऑर्डर वैल्यू 12,469 करोड़ था, जबकि स्विगी अपने इंस्टामार्ट के साथ यहां भी पीछे है। इसका ग्रोस ऑर्डर वैल्यू 8,350 करोड़ था। दोस्तों, जोमेटो के एक्टिव यूजर ब्लिंकिट और जोमेटो को मिलाकर 23.5 मिलियन, तो वहीं स्विगी के एक्टिव यूजर हैं 14 से 16 मिलियन। वेल दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आज स्विगी जोमेटो को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझ रहा है और क्यों वो नहीं चाहता कि दीपिंदर गोयल शार्क टैंक इंडिया का पार्ट बने। हालांकि स्विगी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स में बात करते हुए दीपिंदर ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि उन्हें शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में शो से निकाल दिया गया है। दोस्तों, दीपिंदर गोयल की बातों से ये भी क्लियर हो गया है कि शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि ये शो कब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू होगा, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बट शो से रिलेटेड एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर ये क्लियर है कि चौथी सीजन में दीपिंदर गोयल तो नहीं, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल एंड रितेश अग्रवाल एज अ जज इस शो में जरूर दिखेंगे। शार्क टैंक की लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग दीपिंदर गोयल को रिप्लेस करेंगे कुणाल बहेल। कुणाल बहेल जो स्नैपडील और टाइटन कैपिटल्स के को फाउंडर हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ कुणाल बहेल पर डिटेल्ड वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहे। वेल, दीपिंदर गोयल को आप इस सीजन में कितना मिस करने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।